चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ये अनीश जंग ने लिखा हुआ है। इसमें दो पार्ट वैसे तो नहीं है एज बुक वाइज, पर उसमें एक ही स्टोरी में दो स्टोरीज दी गई है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली स्टोरी एक कूड़ा उठाने वाले लड़के के बारे में है, वो कैसे कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, उसके क्या सपने हैं, इस बारे में स्टोरी है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो नरेटर है वैसे वो अपने घर के पास जो कूड़ा उठाने के लिए एक लड़का आता है उससे बात कर रहा है, और उसके बारे में स्टोरी है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम पढ़ेंगे। ओके। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कचरे में एक रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये सब क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। जो कूड़ा उठाने वाला लड़का है उसका नाम साहिब है। उससे नरेटर पूछता है, तुम ये सब क्यों करते हो? whom I encounter every morning। उससे नरेटर रोज सुबह मिलता है, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जो नरेटर के घर के आसपास कचरा पड़ा रहता है वो लड़का उसे उठाने के लिए आता है और कचरे में सोने की तलाश में होता है। सोने का मतलब एज इन सोना भी ले सकते हो आप, पर कचरे में उनको रुपए मिल जाते हैं और कई बार काम का सामान भी मिल जाता है। तो इसलिए वो लोग कचरा उठाते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स हैं उनके कहीं बीच में था। आपको पता ही होगा बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां से आया हुआ है ये लड़का, वहां पे रहता था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसको अपना घर याद भी नहीं था दूर दूर तक, उसकी ये याददाश्त में था ही नहीं कि उसका घर कैसा है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मम्मी ने जो उसको बताया था वो अब नरेटर को बता रहा है कि उसका घर है और उसके खेत है, वहां पे बहुत आंधी तूफान आए, उन्होंने उसका घर उजाड़ दिया और उनके खेत भी बर्बाद कर दिए, तो अब वहां पे कुछ बचा ही नहीं है, तो वो वहां क्या करे। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसलिए वो अपना घर छोड़ के इंडिया में आ गए हैं और यहाँ बड़ी सिटीज में कचड़े में कहीं ना कहीं सोना ढूंढ रहे हैं। सोने से आप एक उम्मीद भी ले सकते हैं कि कचड़ा उठा के हम सोना ढूंढ सकते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। उसने जब नरेटर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, तो उसने जवाब दिया था कि मेरे पास करने को कुछ और है ही नहीं। उसने बहुत ही धीमी आवाज में ये बात बोली। तो नरेटर ने उसे बोला, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से गलीबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। नरेटर ने उसे बिना देखते हुए कि वो बेचारा स्कूल कैसे जाएगा, एकदम से ऐसे बोल दिया कि स्कूल चले जाओ। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी खोखली एडवाइस थी, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था उसके एडवाइस का। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो साहेब ने उसे जवाब दिया कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो नरेटर उससे कहता है, इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम? अगर मैं एक स्कूल को स्टार्ट करूँ तो तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। वैसे नरेटर इसमें हाफ जोक कर रहा था, पर उसने एक क्वेश्चन साहेब से पूछ लिया। यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली। साहेब ने जवाब दिया, हाँ जरूर आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद नरेटर के पास साहेब आता है और उससे कहता है, आपका स्कूल रेडी हो गया? It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब नरेटर से उसने स्कूल के बारे में पूछा तो नरेटर ने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। नरेटर अपने आप में अब शर्मिंदा भी हो रहा था, क्योंकि जो उसने प्रॉमिस किया था वो कभी करने नहीं वाला था। और अब वो बेचारे उस साहिब के लिए खोखला सपने की तरह हो गया था कि कभी नरेटर स्कूल बनाएगा तो वो उसमें जाएगा। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब बेकार वर्ल्ड, जो कूड़ा बिनते हैं ऑब्वियसली उनका जीवन खराब ही होता है एक तरीके से। और अबाउंड का मतलब बहुत सारे सपने ऐसे ऐसे लोग उनको दिखा देते हैं, जैसे नरेटर ने उनको दिखा दिया था। अबाउंड का मतलब ऐसे होता है कि बड़ी मात्रा में कोई चीज ज्यादा हो, ठीक है। बट नरेटर ने उसको प्रॉमिस किया था, तो उसके अंधेरे जो वर्ल्ड है, जो उसका बुरा वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉमिस कर देते हैं। तो उसके लिए बेचारे के लिए एक और खोखला प्रॉमिस कर दिया नरेटर ने। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक वो नरेटर के घर के आसपास से कूड़ा उठाता रहा, तो एक दिन नरेटर ने उससे उसका नाम पूछ लिया। साहेब ए आलम, ये अनाउंसेस। तो उस लड़के ने जवाब दिया, साहेब ए आलम। उस लड़के का नाम साहेब ए आलम था। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। इफ ही नो इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का मालिक या राजा, जो भी आप कह सकते हो, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट।
तो साहेब को यकीन में नहीं आता कि उसके नाम का मतलब इतना बड़ा है, क्योंकि वो तो बेचारा कुचला बिनता था, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। उसको पता ही नहीं था उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि उसका नाम का इतना बड़ा मतलब है, उसको कोई आइडिया नहीं था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। जो नंगे पैर बच्चे भागते रहते हैं, जिनके पास चप्पल जूते नहीं होते, बेचारे नंगे पैर जाते हैं। वो सुबह आते हैं चिड़ियाओं की तरह चहचहाते हुए और दिन में चले जाते हैं, क्योंकि दिन में बहुत धूप हो जाती है, तो धूप की वजह से उनके पाँव जल सकते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों तक नरेटर उन लोगों को देखता रहा, तो अब वो उनमें से कुछ लोगों को तो पहचानने भी लगा था। एक दिन उन्होंने पूछा, वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स? तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो साहेब ने उसे जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने उनको ऊपर शेल्फ पे रखा हुआ है, मतलब टांट पे रखा हुआ है, और वो नीचे नहीं उतारती है, इसलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तभी उनमें से जो नंगे पैर दौड़ने वाले बच्चों की टोली थी, उनमें से दूसरा बच्चा बोलता है, अगर वो उतार भी देगी तो ये नहीं पहनेगा, ये फेंक देगा। ये और जो बोल रहा है उस बच्चे ने जूते पहने हुए हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे, मतलब एक जूता किसी और का, दूसरा जूता किसी और का, ऐसे उसने जूते पहने हुए हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने कहा कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, तो वह अपने पैर झाड़कर आगे बढ़ गया। उसने मतलब ऐसा कुछ खास जवाब देने मुझे जरूरी नहीं समझा। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा उस टोली में से बोला कि मुझे जूते चाहिए। उसके पास कभी भी उसके पूरे जीवन में जूते थे ही नहीं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. अब नरेटर पूरे देश घूमता था, तो उसने काफी बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था, शहरों में भी, गांवों के रोडों पर भी। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. उनमें से कुछ बच्चे तो ये भी कहते थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम नंगे पैर घूमते हैं। कुछ बच्चे तो कहते थे कि ये ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमना, मतलब परंपरा है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे तो यही लगता था कि वो ये सब एक बहाना देते हैं, ताकि वो अपनी गरीबी को ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे, जिसको गरीब होता है फील होता है ना भाई कि हम गरीब है, तो नेवर एंडिंग गरीबी है उनकी। अब कचरा बीनने वाला आदमी हो सकता है कभी अमीर हो जाए, पर बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो उनके लिए एक एक्सक्यूज की तरह था कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम जूते नहीं पहनते, बल्कि हमारी तो परंपरा है कि हम नंगे पैर घूमते हैं। आई रिमेम्बर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो नरेटर को एक स्टोरी याद आ जाती है। उडुपी का एक विलेज है, विलेसनी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। उसने उस नरेटर को एक स्टोरी बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए priest। अब जो आदमी स्टोरी बता रहा है, उसके फादर एक टेम्पल में, जो ओल्ड टेम्पल था, उसके पुजारी थे। टेम्पल मतलब मंदिर, वहां पे वो पुजारी थे। वहां पे जब ये आदमी स्कूल जाता था, तो वहां पे लोगों को भी देखता था ना, तो वहां पे एक बच्चा आता था जो मंदिर में आता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। वो वहां पे रुकता था और जूतों की प्रार्थना करता था कि मुझे भगवान जी एक जोड़ी जूते दिला दीजिए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद जब मैं उस लड़के के विलेज में गया, या टाउन कह लो, वहां पे गया, और मैं उसी मंदिर में गया, हवा में गुम हो चुका था पूरा विलेज और टाउन। मतलब वो एक तरीके से तबाह हो चुका था, पूरा विलेज भी और टाउन भी, वहां पे कुछ नहीं बचा था। इन दी बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। टेम्पल के पीछे एक एरिया था जहाँ पे अब नया पुजारी रहता था, वो पुराना पुजारी तो नहीं रहता था। वहां पे लाल और सफेद रंग की कुर्सियां रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक स्कूल जाने वाला लड़का, मतलब आपकी एज का होगा, वो भी ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज। जुराब और जूते पहन रहा था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। फोल्डिंग बेड आपको पता ही होगा, जो फोल्ड हो जाता है बेड, वो वाला। वो आता है और अपना स्कूल का बस्ता उस पर पटक देता है, और वो बहुत ही थका हारा सा आता है, चल चल के वो थक जाता है। तो लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली got a pair of shoes। उस लड़के को देखकर, अब जो स्टोरी आदमी स्टोरी बता रहा है ना, वो बता रहा है कि मुझे उस लड़के को देख के वो पुराना लड़का याद आ गया, जो गॉडेस से अपने लिए एक जोड़ी जूते मांगता था। और जब उसको मिल गए थे, तो वो गॉडेस मतलब देवी को कह रहा था कि लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी ने उनको वरदान दे दिया था कि जूते उसको मिल गए थे, उसको कहीं ना कहीं से जूते मिल गए थे। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज।
पहले के पुजारियों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, पर अब पुजारियों के पास बहुत पैसे होते हैं, मंदिर में लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं, तो इस चक्कर में अब वहां पे जो बच्चे होते हैं उनका जीवन यापन अच्छे से होता है। तो इसलिए वो बता रहा है कि प्रीस्ट के जो बच्चे होते हैं वो अब शूज पहनते हैं, उनको जूते मांगने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पर जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे घर के आसपास कचरा उठाते हैं या इधर उधर से आए हुए बच्चे, वो बेचारे अभी भी बिना जूतों के घूम रहे होते हैं। रैग पिकर्स का मतलब वही है जो कचरा उठाता है आपके घर के आसपास से। मेनली वो कचरा नहीं उठाता है, जो उसके काम की चीज होती है वो उठाता है उसमें से। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. सीमापुरी नाम का प्लेस है जो दिल्ली की जो सीमा है उसके पास है। वैसे तो दिल्ली के पास है, पर मेटाफोरिकली देखोगे तो आप सीमापुरी दिल्ली से बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है। सीमापुरी बहुत पीछे है और दिल्ली बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच गया था, तो ऑथर ये कहना चाह रहा है। माई acquaintance with the barefoot rag pickers, जो एक नॉन पर्सन था उसका, जैसे साहिब आलम उस टाइप के बहुत सारे बच्चों को जानता था, तो उनको उनकी वजह से उसका सीमापुरी में जाना हुआ था। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो बांग्लादेश से आए थे, और खाली जमीन पे वो तंबू टेंट वगैरह गाड़ के रहते हैं। वो इलीगली होता है वैसे तो, सरकार उनको किसी भी टाइम उठा सकती है। स्क्वाटर्स का मतलब यही होता है कि जो लोग ये तंबू लगा के रहते हैं, सरकार इनको, या तो ये किसी और की जमीन पे रहते हैं या सरकार की पे रहते हैं, तो कोई भी आके इनको उठा सकता है, मतलब इलीगली रह रहे होते हैं। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब की फैमिली भी उनमें से ही एक थी, वो भी उनपे वहां पे वैसे ही रहते थे। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस टाइम पे खाली इलाका था, थोड़ी बहुत झाड़ियां थी और कुछ नहीं था वहां पे। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी खाली सा इलाका है और झाड़ी बाड़ियां सी हैं, पर एज इन खाली बिल्कुल ऐसे नहीं है अब यहाँ पर लोग रहते हैं बहुत सारे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन इन एंड ट्रैपोलिन, ट्रैपोलिन का मतलब टीन एंड ट्रैपोलिन मतलब टीन तो आपको पता है वो ब्लू कलर की टीन से डलती है जो, और ट्रैपोलिन मतलब तरपाल। अब यहाँ पे तरपाल और टीन डाल के लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी से बना लिया, वो लोग रहते हैं, अब बिल्कुल ऐसे खाली नहीं रह गया ये। डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लाइव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे ना तो सीवर की वो है व्यवस्था, ना ही यहाँ पर नालियां हैं, ना ही यहाँ पर पानी आता है, फिर भी यहाँ पर 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड that get their names on voters list and enable them to buy grain. वो यहाँ पर 30 साल से ज्यादा रहते हैं, पर उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड, उनके पास कोई और परमिशन तो है नहीं, पर उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है और उनको अनाज मिल जाता है जब वे अनाज खरीदना चाहे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास खाने के लिए फूड हो। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. Say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब जब उधर सीमापुरी गया तो उन्होंने वहां पे किसी लेडी से पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर हम अपने परिवार का पेट भर सकते हैं और हम रात को सोने जा सकते हैं बिना पेट में दर्द हुए, खाली पेट तो पेट दर्द करेगा ना, अब पेट भर गया तो पेट दर्द नहीं होगा, तो हम वहां पे अपने खेतों के पास रहने से अच्छा है, जो खेत उजड़ गए हैं, हमें कोई खाने को दाना नहीं मिलता उनसे, यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ये बता रही है एक लेडी जिसकी साड़ी फटी हुई है, बहुत ही पुरानी साड़ी हो चुकी है। जब नरेटर ने उनसे पूछा था कि वो अपना सुंदर ग्रीन फील्ड, मतलब सुंदर हरे खेत और नदियों के आसपास जहां पर भी वो रहते थे वो छोड़कर क्यों आ गए हैं। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ पे भी उनको आशा होती है कि यहाँ पे हमें खाना मिल जाएगा, वहां पे वो अपना टेम्परेरी सा घर बना लेते हैं। मतलब उनको लगाना ही क्या होता है, वो बांस के डंडे गाड़ के उनको टेंट लगाना होता है, वही उनके बेचारों का घर होता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें ही बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ऐसे ही सर्वाइव करते रहते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं अपने माँ बाप के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब सीमापुरी में एक ही है कि कचरा बिनना। जो भी वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं वो आगे चल के कचरा ही बिन रहे होते हैं। थ्रू द years it has acquired the proportion of a fine art, इतने सालों में ये एक फाइन आर्ट की तरह हो गया है कि अब लोग कचरा देख के उसमें से आसानी से ढूंढ लेते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब उनको कचरा एक सोने की तरह लगता है,
क्योंकि अगर कचरा ही नहीं होगा तो बेचारे उसमें से क्या छाटेंगे, क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे। इट इज देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ। अब ये उनके लिए खाने के लिए डेली का ब्रेड का मतलब डेली रोटी उनकी इससे ही मिल रही थी। अब उनको कचरा मिलेगा तो ही तो उसको बेच के रोटी ले पाएंगे वो। और सर के ऊपर छत भी इसी वजह से है, भले ही उसमें से बारिश के टाइम पे पानी आता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। और बच्चे के लिए काफी ही होता है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. साहिब कहता है कि मुझे कभी कभार कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभार तो मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं। और ये कहते कहते उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि बेचारे को 10 रुपये मिल गए कचरे में से। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. और जब कभी कभार उन्हें कचरे में सिल्वर कॉइन मिल जाता है, या तो आप इसको लिटरली सिल्वर कॉइन मान लो, या आप ऐसे मान लो कि 10 रुपए मिल गए, तो वो एज एग्जाम्पल की तरह ऑथर ने लिखा हुआ है कि सिल्वर कॉइन। तो अगर उनको वो मिल जाता है तो वहां पे वो कचरे में और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पता और मिल जाए, और रुपए मिल जाए, और कुछ सिल्वर का सामान मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि कचरे में से बच्चे पैसे ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए उस कचरे का क्या मतलब होगा। उनके माता पिता वैसे तो वही कर रहे होते हैं, पर बच्चे को ज्यादा ये होता है कि हमें उसमें से सामान मिला है, उससे हम अपने जीवन में कुछ और कर सकते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों को तो ये है कि पता नहीं उनको क्या मिल जाए। उनको वो छोटे बच्चों को आपने देखा ही होगा, थोड़ा वो होता है कि हमें कुछ भी चीज के लिए बहुत ही जिज्ञासु होते हैं वो। और बड़े वो लोगों को क्या है, उन्होंने तो बहुत जीवन देख लिया है। तो अब उनको बेचारे को कचरे में से बेच के सामान और अपना जीवन निकालना है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन मैंने देखा साहिब को, वो एक फेंस गेट, मतलब जो वो फेंस नहीं लग जाते, वो कंटीली तार लगा देते हैं गेट पर, वहां से खड़ा होकर देख रहा था। दो लोग सफेद कपड़े पहनकर टेनिस खेल रहे थे। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. जब नरेटर उसके पास गया तो उसने कहा कि मुझे ये गेम पसंद है, और वो आराम से पीछे खड़ा हुआ कंटेंट कंटेंट वॉच कर रहा था, मतलब वो टेनिस खेलते हुए लोगों को देख रहा था फैंस के पीछे से। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। उसने कहा कि वो कभी कभार अंदर चला जाता है जब अंदर कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। वहां पे कोई झूला लगा हुआ था, तो जो चौकीदार था वो उसे झूला भी यूज करने देता था। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी आज जूते पहने हुए थे, वो भी टेनिस शूज। कोई पुराने जूते दे गया होगा, जो कि बहुत उसके बेचारे की पुरानी फटी हुई शर्ट और निक्कर के साथ। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहेब ने उसको बताया कि ये मुझे किसी और ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। फैक्ट ये था कि कोई अमीर बच्चा होगा, उसने उसके जूतों को डिस्कार्ड कर दिया था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अमीर बच्चे ने तो इसलिए छोड़ दिए थे वो जूते, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद हो गया था। पर साहेब उन जूतों को पहन रहा था क्योंकि वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसने बेचारे ने तो कभी जूते ही नहीं पहने थे, तो उसे छेद से क्या दिक्कत होगी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब जो नंगे पैर घूमता है, अब जूता तो मिल गया उसको, कम से कम उसमें एक छेद है, तो उसका एक सपने की तरह सच हो गया वो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच। पर जो गेम वो देख रहा था वो उसकी रीच से बाहर था, क्योंकि अब कचरा बिनने वाले लड़के को कौन वो गेम खेलने देगा और कौन खिलाएगा। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अगली सुबह जब वो उससे मिला, तो साहेब अब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। मिल्क बूथ मतलब डेयरी मान लो आप, वहां पे वो काम करता था। नीज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था। कनिस्टर का मतलब कनस्तर ले लो, या कोई भी पीपा टाइप ले लो जिसमें हम दूध को कैरी कर सकते हैं। आई नाउ वर्क इन a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. साहेब ने इशारा करते हुए दूरी पे बताया कि वो जो रोड खत्म होने पे वहां पे एक चाय की दुकान है, अब मैं वहां पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे खाना भी मिलता है दिन का 3 बारी। डज ही लाइक द जॉब? क्या उसे जॉब पसंद है? आई आस्क। नरेटर ने ये साहिब से पूछा है। हिज फेस आई सी हैज लोस्ट द केयर फ्री लुक। उस जो साहिब है उसके चेहरे पे जो एक केयर फ्री सी लुक होती थी, जो वो कचरा बिनता था कि वो दिन पर कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, अब वो नहीं थी। The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder. जो स्टील का कैनिस्टर था, वो उसके जो प्लास्टिक बैग वो पहले उठाता था कचरे के, उससे हैवी लग रहा था। द बैग वाज हिज। जो कचरा उठाने वाला झोला था उसका, वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप।
जो कनिस्टर था वो उस चाय वाले आदमी का था, जो चाय बनाता था उस आदमी का था वो कनिस्टर। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपने आप का मास्टर नहीं था, अब वो किसी और के लिए काम करता था। तो यहाँ पे बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इससे आगे आपका पार्ट 2 आएगा, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना तो आपको सब मिक्स हो जाएगा। और चैप्टर में बिल्कुल ऐसा नहीं दिया गया है कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, पर जो पार्ट 2 की स्टोरी है वो बिल्कुल ही अलग है पार्ट 1 से, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में रखा है। तो बाकी की स्टोरी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।